हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टेप। आज के इस वीडियो में हम फैमिली को डिस्कस करेंगे, जो कि सोशियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम फैमिली के मीनिंग, उसके टाइप्स और उसके करेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फैमिली होती है वो आपकी हर तरह की सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, तो वो आपकी यूनिवर्सलिटी को शो करती है। आपकी सोसाइटी किसी भी टाइप की हो सकती है, लेकिन उस पर किसी ना किसी फॉर्म में आपकी फैमिली एग्जिस्ट करती है। हाँ, उसके डेवलपमेंट के लेवल में फ़र्क हो सकता है, उसके साइज में फ़र्क हो सकता है, लेकिन आपकी फैमिली किसी न किसी फॉर्म में वहाँ उस सोसाइटी में एग्जिस्ट जरूर करेगी। सेकंड है, आपका फैमिली का ड्यूल नेचर होता है। ठीक है, वो आपकी सर्व करती है एज अ बायोलॉजिकल यूनिट एंड एज अ सोशल यूनिट। अब देखिए, बायोलॉजिकल यूनिट से मेरा मतलब क्या है। जब आपकी फैमिली एज अ बायोलॉजिकल यूनिट सर्व करती है, तब वो इंश्योर करती है कि आपकी ह्यूमन लाइफ की कंटिन्यूटी एग्जिस्ट रहे। मतलब कि आप थ्रू रिप्रोडक्शन, थ्रू प्रोक्रिएशन या आप संतान उत्पत्ति के साथ ही अपने जो ह्यूमन लाइफ को उसको आप कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो इसमें इसका बायोलॉजिकल फंक्शन जो है वो इसमें दिखता है। और इसमें जो आपका बायोलॉजिकल फंक्शन है, उसमें जो आपके रिलेशंस रहेंगे, जो आपके सेक्सुअल रिलेशन रहेंगे, वो आपके सोशली सैंक्शन होने चाहिए। मतलब वो उनको आपका सोसाइटी से अप्रूवल होना चाहिए, और इसी को हम लोग मैरिज कहते हैं। क्योंकि जो हमारा मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन है, वो एक्चुअली में कुछ नहीं है, वो आपका सोशल सैंक्शन है, जो कि सोसाइटी ने उस कपल को दे रखा है कि दे कैन प्रोक्रिएट और दे कैन रिप्रोड्यूस। लेकिन जब आपका हम सोशल यूनिट की बात करते हैं, तो अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर रिलेटेड बाय मैरिज, बाय ब्लड और बाय एडॉप्शन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब फैमिली जब आपका मैरिज होती है या बाय ब्लड, जैसे फादर मदर, फादर एंड योर सन, बाय मैरिज जैसे कोई कपल है, आपके फादर एंड मदर है। ठीक है, और कोई कई बार इसमें एडॉप्शन भी हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सोसाइटी का बेसिक यूनिट फॉर्म करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, और इसके कुछ जो हमारे को बेसिक आइडिया होना चाहिए फैमिली को पढ़ने से पहले, दैट इट गोज बियॉन्ड बायोलॉजी। जैसा हमने लास्ट में जब सोशल उसका हम यूनिट चेक कर रहे थे यहाँ पे, तब हमने कहा था कि जो आपकी फैमिली है वो आपकी बायोलॉजी से बियॉन्ड जाती है। मतलब फैमिली का काम सिर्फ प्रोक्रिएट करना नहीं है, सिर्फ रिप्रोड्यूस करना नहीं है, बल्कि उसके बियॉन्ड जाके भी आप रिलेशंस फॉर्म करते हैं बाय द फॉर्म ऑफ द मैरिज एंड एडॉप्शन। ऑलराइट, इसके अलावा फैमिली में हमेशा आपके डिफाइंड रोल्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, ये फादर है, ये मदर है, और ये इनका सन है, और ये इनकी डॉटर है। तो जो हमारी ट्रेडिशनल फैमिली है, उसमें जो फादर है, उसके पास आपके इकोनॉमिक जो आपकी ड्यूटीज है वो फुलफिल करता है। मतलब वो जाके जॉब करता है, अर्निंग करता है, ताकि वो कुछ मटेरियल गुड्स को परचेज कर पाए या फैमिली की डिमांड्स को पूरा कर पाए। जो मदर होती है, उसके पास हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बच्चों की टेक केयर करना और बाकी सारे काम। और जो बच्चे होते हैं, उनका जो मेन फंक्शन या रोल डिफाइन होता है, वो होता है उनकी एजुकेशन और बाकी चीज़ें जब वो छोटे होते हैं। यही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, तो इनकी भी जब शादी होती है, तो इनको भी न्यू रोल और स्टेटस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम वो सोच सकते हैं कि अगर किसी बच्चे कोई बच्चा जब यंग एज में पहुंचता है, जब वो शादी करता है, तो उसको एक फादर का या एक हस्बैंड का स्टेटस मिलता है। ठीक है, जब उसको ये स्टेटस मिलता है, तो उसके साथ ही उसका कुछ ना कुछ रोल डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये मतलब ये है कि आपके जो रोल्स हैं वो आपके चेंज होते रहते हैं, लेकिन हर मेंबर के पास एक ना एक डिफाइंड रोल होगा ही होगा। फैमिली मेंबर्स परफॉर्म डिस्टिंक्ट रोल्स बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक एज। मैंने बता दिया एज के हिसाब से, जो हमने बच्चे का एग्जांपल लिया। सेकंड है जेंडर, जहां पे हमने मेल और फीमेल की बात की थी, कि जेंडर बेसिस पे भी आपके रोल असाइन किए जा सकते हैं। एंड किनशिप स्टेटस विच कंट्रीब्यूट टू द यूनिट कोहेजन एंड फंक्शन। और ये सब मिलके ही एक फैमिली को एक यूनिट बना के मिलजुल के काम करते हैं, इनका बॉन्ड स्ट्रांग होता है और फैमिली अच्छे से फंक्शन कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चरल वेरिएशन। जो हमने कहा कि सोसाइटी का कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, वो आपका स्टैटिक ही होता है। ये सोचना आपका बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, हमेशा उसमें चेंजेस आते रहते हैं। आप अगर हिमाचल की ही बात करें, तो आज से कुछ साल पहले जो हम लोग ज्वाइंट फैमिली का कल्चर देखते थे, अब धीरे धीरे वो आपका न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट होता हुआ देखा जा सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली इज नॉट स्टैटिक, इट इवॉल्व्स विद कल्चर। कल्चर के साथ
विद इकोनॉमिक, मतलब अगर आप ज़्यादा अर्न करना लग जाते हैं, आपके लाइफस्टाइल में चेंज होता है या आप जॉब करने के लिए कहीं बाहर शिफ्ट होते हैं, तो अल्टीमेटली आपके फैमिली के स्ट्रक्चर को फर्क पड़ता है। एंड इट इवॉल्व विद कल्चर, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल चेंजेस लीडिंग टू डाइवर्स स्ट्रक्चर्स। जैसे हम कुछ स्ट्रक्चर्स बाद में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, तो ये सब इन फैक्टर्स की वजह से हमारी फैमिली का स्ट्रक्चर आपका वेरी करता है। अब डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो हमने यहाँ पे 3 थिंकर की डेफिनेशंस कोट की हुई हैं। हम यहाँ पे सिंगल डेफिनेशन क्यों नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन। हर तरह की सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं, तो एक फैमिली की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम अभी इस स्लाइड में, अभी हम इस आज के वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट थिंकर्स कि हम जो उन्होंने डेफिनेशन दे रखी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम बर्गेस और लॉक की। ठीक है, बर्गेस और लॉक क्या कहते हैं कि बर्गेस और लॉक कहते हैं कि फैमिली क्या है, फैमिली कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिली में इंडिविजुअल्स है, चलो सही बात है, हु शेयर्स अ हाउस होल्ड, जो एक घर को शेयर करते हैं, मतलब एक घर के अंदर रहते हैं। ठीक है, इंटरेक्ट विथ वन अनदर, एक दूसरे से इंटरेक्शन है। ठीक है, एंड परफॉर्म सोशल रोल्स, और कुछ सोशल रोल्स दिए गए हैं उनको वो परफॉर्म करते हैं, जैसे हस्बैंड का हो गया, वाइफ का हो गया, पेरेंट्स का हो गया या सिबलिंग्स का हो गया। ठीक है, तो ये बात कही थी आपके बर्गेस और लॉक ने। ठीक है, सेकंड है आपके मैकाइवर। मैकाइवर कैसे डिफाइन करते हैं, तो मैकाइवर इसको डिफाइन करते हैं बायोलॉजिकल और सोशल कंटिन्यूटी के नाम पे। बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी जब हमने कहा था कि इनको प्रोक्रिएट करना पड़ता है, अपनी संतान उत्पत्ति करनी पड़ती है। ठीक है, सोशल कंटिन्यूटी का मतलब है कि जो आपकी ये आपके नॉर्म्स है, आपके जो कल्चर है, आपकी वैल्यूज हैं, जो आपके मूल्य हैं, आप जब उनको ट्रांसमिट करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जैसे आपके दादाजी ने आपके फादर को दिया होगा, आपके फादर से आपको मिला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन जो ट्रांसमिशन होता है वो आपकी सोशल कंटिन्यूटी है। एम्फसाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्सुअल रिलेशनशिप, कि इसमें इन्होंने इस पे जोर दिया कि हाँ, इसकी इंपॉर्टेंस होती है टू इंश्योर प्रोक्रिएशन एंड चाइल्ड रीडिंग, बच्चों की उत्पत्ति और उनका पालन पोषण में इसका बहुत ही महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑफ द जीपी मुर्डॉक। जॉर्ज पीटर मुर्डॉक कहते हैं कि फैमिली क्या है, फैमिली एक सोशल ग्रुप है। देखिए, सोशल ग्रुप का मतलब होता है कि वहां पे कुछ सोशल एक्टर्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। सोशल एक्टर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, जैसे कोई एनजीओ है, वो भी एक सोशल एक्टर है। जब डिफरेंट सोशल एक्टर्स आपके इंटरेक्ट करेंगे तब आपका वो सोशल ग्रुप बनता है। तो जीपी मर्डॉक कहते हैं कि फैमिली एज अ सोशल ग्रुप, और जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताई है कि आपकी कोहैबिटेशन, यानी जो लोग साथ में रहते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एंड रिप्रोडक्शन। तो ये जीपी मर्डॉक की डेफिनेशन है। और इसमें एक और चीज जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो आपका चाइल्ड है, वो चाइल्ड आपका बायोलॉजिकल भी हो सकता है, वो आपका एडॉप्टेड भी हो सकता है। तो इस बात का आप लोगों ने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमने जो टॉपिक डिस्कस किए उनसे क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है, तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है। एक आपका जनरल है जहाँ पे आपकी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग को चेक होगी। ठीक है, वो आपकी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे। सेकंड में हमने एग्जाम्पल दिया है आपका थिंकर स्पेसिफिक, कि उस थिंकर ने फैमिली के बारे में क्या बात कही थी। ठीक है, ये क्वेश्चन रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सोशियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ फैमिली। इन 4 में से सबसे बेस्ट तरीके से सोशियोलॉजिकल मीनिंग फैमिली का कौन सा हमारा पॉइंट समझा रहा है। आगे देखिए, देखते हैं फर्स्ट जो इसका हमारी ऑप्शन है, अ ग्रुप कनेक्टेड प्योरली बाय इकोनॉमिक डिपेंडेंस, मतलब ऐसा ग्रुप जो पूरी तरीके से सिर्फ आर्थिक रूप से एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहा है या आर्थिक रूप से उनकी निर्भरता है। ठीक है, सेकंड इज अ ग्रुप बेस्ड ऑन मैरिज, ब्लड टाइज और एडॉप्शन, एक ग्रुप जो मैरिज पे, ब्लड रिलेशंस पे और एडॉप्शन पे आपका फॉर्म हुआ है। थर्ड इज अ टेम्पररी सोशल एसोसिएशन, एक टेम्पररी सोशल एसोसिएशन की टेम्पररी है, आज है, कल हम चेंज कर सकते हैं, कल हम उसको तोड़ सकते हैं। लास्ट है एक अपॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। तो अगर हम इनको एनालाइज करें तो हम ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को तो तुरंत ही हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली आपका परमानेंट होता है और इसमें पॉलिटिकल कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। बात करें अगर ऑप्शन 1 की, तो अ ग्रुप कनेक्टेड प्योरली बाय इकोनॉमिक डिपेंडेंस, आर्थिक निर्भरता तो किसी के साथ भी हो सकती है, पर जरूरी नहीं हो फैमिली हो। हम कहीं भी जॉब करते हैं या किसी के साथ भी हमारा कोई इकोनॉमिक रिलेशन हो सकता है, दैट इज नॉट द ओनली कंडीशन फॉर द फैमिली।
अगर हम जेपी मर्डॉक की भी बात करें तो अगर इकोनॉमिक कॉपरेशन भी है, उसके बावजूद वहां पे कोहैबिटेशन यानी साझा निवास उनका होना चाहिए और साथ में ही रिप्रोडक्शन का भी वहां पे प्रोविजन रखा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी प्योरली के इशू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर बचता है वो है ऑप्शन बी, दैट इज अ ग्रुप बेस्ड ऑन मैरिज, ब्लड टाइज और एडॉप्शन। ठीक है, अब हम अगला जो क्वेश्चन देखेंगे वो थिंकर स्पेसिफिक है। यहाँ पे मर्डॉक की बात की गई है कि अकॉर्डिंग टू मर्डॉक कि मर्डॉक क्या कहते हैं, वन एसेंशियल फीचर ऑफ द फैमिली इज, फैमिली का एक आवश्यक विशेषता क्या है। पहले ऑप्शन है पॉलिटिकल कोऑपरेशन, सेकंड इज द कॉमन रेजिडेंस, थर्ड इज ग्रुप मैरिज एंड फोर्थ इज इंडस्ट्रियल लेबर डिवीजन। अगर हम मर्डॉक की बात करें तो हमें पता है कि वहां पे कोहैबिटेशन आपका एक पॉइंट उन्होंने कहा था, सेकंड उन्होंने इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहा था, थर्ड उन्होंने रिप्रोडक्शन कहा था। और अगर हम ऑप्शन चेक करें तो पॉलिटिकल कोऑपरेशन तो नहीं है, ग्रुप मैरिज नहीं है, इंडस्ट्रियल लेबर डिवीजन भी नहीं है, तो कॉमन रेजिडेंस आपका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पे फ्रेम किए जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली की, कि फैमिली की या परिवार की विशेषताएं क्या होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और कुछ जो पॉइंट्स हम एक्चुअली पहले भी कवर कर चुके हैं, तो हम इनको फटाफट देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज द मेटिंग रिलेशनशिप्स, मतलब कि फैमिली में ये बात कर रहा है रिप्रोडक्शन की, कि वहां पे हमेशा प्रोक्रिएशन की बात होगी, और जो प्रोक्रिएशन होगा वो आपका यूजुअली मैरिज जो कि सोसाइटी अप्रूव करेगी उस मेथड से ही होगा बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल। ठीक है, so that is a mating relationship. Second is there is system of nomenclature, मतलब हर फैमिली के पास एक स्पेसिफिक नाम है जिससे हम उसके लीनेज हो गया, उसका जो वंश हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, या उसकी सोशल आइडेंटिटी को हम लोग देख सकते हैं या उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सोशल आइडेंटिटी जो इंडिया में बेसिकली है, अगर आप सरनेम देखेंगे तो सरनेम से जनरली आप कास्ट का एक आइडिया लगा सकते हैं, जाति का। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में ये फीचर भी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपकी फैमिली की है। थर्ड है कॉमन रेजिडेंस, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि जेपी मर्डॉक ने भी इसका आपका कॉमन रेजिडेंस का जिक्र किया था। फोर्थ वन इज द इकोनॉमिक प्रोविजन, ये भी आपके जेपी मर्डॉक के आइडिया के ऊपर ही बेस्ड है कि फैमिली आपका एक इकोनॉमिक यूनिट का काम करता है, फुलफिलिंग मटेरियल नीड्स एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो जनरली क्या होता है फैमिली में, आप रिसोर्स पूल करते हैं, कोई कितना कमा के लेके आ रहा है वो सब इकट्ठा करते हैं और कुछ फैमिली के नीड्स को पूरा करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फैमिली में इकोनॉमिक प्रोविजन भी है, और किसी को अगर फाइनेंशियल कुछ मतलब आपकी नीड होती है तो वो भी अल्टीमेटली फाइनेंशियल सिक्योरिटी से यहाँ पे फैमिली इंश्योर कर देती है। लास्ट इज द फॉर्म ऑफ मैरिज, फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो आपका मैरिज की फॉर्म पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। जैसे अगर आपकी मोनोगैमी है, पोलोगैमी है या ग्रुप मैरिज है, तो वो आपके फैमिली स्ट्रक्चर को बाय एंड लार्ज आपका इन्फ्लुएंस करता है कि आपका फैमिली स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, अब इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि हम इस जो हमने अभी अंडरस्टैंड किया, जो टॉपिक हमने अभी समझे, उसके हिसाब से हम क्या इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अ जॉइंट फैमिली शेयरिंग रिसोर्सेज एंड इनकम डेमोन्स्ट्रेट्स, संसाधनों और आय को साझा करने वाला एक संयुक्त परिवार दर्शाता है। इट मीन्स एक फैमिली की बात हो रही है, जॉइंट फैमिली की बात हो रही है, जहाँ पे रिसोर्सेज और इनकम को शेयर किया जा रहा है। तो कौन सी प्रोविजन दिखाता है, नॉमेनक्लेचर। पर हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर में तो बस नाम की बात थी, वहाँ पे हम उसकी सोशल आइडेंटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं या उसकी कास्ट का पता लग रहा है, उसकी सोशल आइडेंटिटी ही यहाँ पे हमें नाम से पता लग रही है। बाकी कुछ उसके रिसोर्सेज और इनकम की शेयरिंग का हमें वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं मिलता है। सेकंड इज द इकोनॉमिक प्रोविजन, हाँ इकोनॉमिक प्रोविजन है जो रिसोर्स को पुल करेंगे, आप इकट्ठा करेंगे जितने आपके रिसोर्सेज आ रहे हैं, फिर आप उसको मिलकर स्पेंड करेंगे। थर्ड इज द फॉर्म ऑफ मैरिज, फॉर्म ऑफ मैरिज स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ता है लेकिन रिसोर्सेज और इनकम की शेयरिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन देयर इज द कॉमन रेजिडेंस, ऑलराइट, देयर इज कॉमन रेजिडेंस, इसका भी आपका रिसोर्स शेयरिंग और इनकम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं इसमें, तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज द इकोनॉमिक प्रोविजन। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ फीचर्स ऑफ द फैमिली, कुछ अन्य विशेषताएं जो हमने पीछे डिस्कस की, उनको बाई एंड इन लार्ज हम एक वाइडर स्कोप में देखेंगे। तो जैसे हम इसमें फर्स्ट वन तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका यूनिवर्सल नेचर, यूनिवर्सलिटी। ठीक है, कि आपकी हर तरह की सोसाइटी में आपकी
फैमिली किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और ये किसने आपकी स्टेटमेंट दी थी? तो ये आपकी स्टेटमेंट मर्डॉक ने दी थी, ठीक है। स्ट्रक्चर वेरी करता है बट फैमिली एग्जिस्ट एवरीवेयर, ठीक है। सेकेंड इज द इमोशनल फाउंडेशन। जो आपकी ये फैमिली है ये आपकी बेस्ड ऑन लव, अफेक्शन, ग्रीफ, सपोर्ट, कॉपरेशन। अब इसका एग्जांपल बेस्ट है जब शादी होती है, ठीक है। जब आपकी शादी होती है और या किसी का देहांत होता है तो उस टाइम पे फैमिली इकट्ठी हो जाती है, और जब फैमिली इकट्ठी हो जाती है तो वो एक दूसरे को इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका लिमिटेड साइज। फैमिली का हमेशा साइज लिमिटेड होता है, ठीक है। हो सकता है किसी की फैमिली में 5 मेंबर हो तो किसी की फैमिली में 25 मेंबर हो, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सोसाइटी, ठीक है। लेकिन आपका एक लिमिटेड नंबर ही होता है, ये नहीं हो सकता कि आपकी फैमिली में 1000 लोग हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो मतलब आपका स्मॉल है, प्राइमरी ग्रुप है, मतलब डायरेक्ट आपके रिलेशन होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप नहीं है, विथ क्लोज डायरेक्ट रिलेशनशिप्स, ठीक है। इट अलाउज पर्सनल इंटरेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसकी वजह से क्या है कि आप पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं और आपका बॉन्ड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। देन नेक्स्ट वन इज द सेंट्रल रोल इन द सोशल स्ट्रक्चर, मतलब सामाजिक संरचना में केंद्रीय भूमिका। देखिए बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी आपकी फैमिली होती है, ठीक है। फैमिली से ही आपकी मैरिज लिंक है, फैमिली से ही आपकी किनशिप लिंक्ड है, ठीक है, जो आपकी नातेदारी है या रिश्तेदारी है, उन सब का बेसिक फॉर्मेशन आपका फैमिली होता है, ठीक है। तो ये आपका एज अ प्राइमरी एजेंट काम करता है और ये इन्फ्लुएंस करता है बाकी चीज़ें, जैसे आपकी एजुकेशन हो गई, आपकी इकोनॉमी हो गई, आपका रिलीजन हो गया। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ फैमिली के पर्टिकुलर आइडियाज होते हैं अबाउट एजुकेशन। जैसे पहले के टाइम में गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारा फैमिली का आइडिया चेंज हुआ, उसमें कुछ चेंजेस आए, तो ये अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा कि एजुकेशन पे भी काफ़ी काम होने लगा और गर्ल एजुकेशन को प्रमोट किया जाने लगा। सिमिलरली विद रिलीजियस आइडियाज भी फैमिली टू फैमिली वेरी करते हैं, ठीक है। और ये आपका प्राइमरी एजेंट भी है सोशलाइजेशन का। सोशलाइजेशन क्या होता है? जब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में हम लोग कल्चर ट्रांसमिट करते हैं, उसको हम लोग सोशलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इन विच वी ट्रांसमिट वैल्यूज, नॉर्म्स एंड कल्चर, ठीक है। तो आपका एक सेंट्रल रोल आपका फैमिली दिखाता है इन सोशल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल एक्सपेक्टेशंस। जैसे हमने बात की कि डिफाइंड रोल्स, हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेंबर्स के अपने अपने डिफाइंड रोल्स हैं, जो कि एज स्पेसिफिक है, जेंडर स्पेसिफिक है, और कुछ कल्चरल नॉर्म्स भी हैं। कल्चर के जो अपने रूल्स हैं, जो हमारी सोसाइटी के अपने रूल्स हैं, उनके हिसाब से भी कुछ मेंबर्स के कुछ डिफाइंड रोल्स होते हैं। और इससे क्या होता है कि कॉपरेशन जब इसमें होता है तो आपकी स्मूथ फंक्शनिंग होती है। हर बंदे को अपना रोल पता है, अपना फंक्शन पता है, तो अल्टीमेटली फैमिली अच्छे से फंक्शन करती है, ठीक है। देन देयर आर ऑल्सो सम सोशल एंड लीगल रेगुलेशंस, मतलब कुछ सोसाइटी ने भी रूल्स बना रखे हैं और कुछ गवर्नमेंट ने भी रूल्स बना रखे हैं, उनसे भी हमारी फैमिली अफेक्ट होती है और उन्हीं के द्वारा गाइड की जाती है। जैसे हम बात करें, अगर सोशल की बात करें तो इट इज़ गाइडेड बाय कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड मॉरल नॉर्म्स। कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, उनसे हमारी जो सोसाइटी है वो फैमिली को रन करती है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट की बात करें तो देयर आर सम स्पेसिफिक लॉज, जैसे आपका जो मैरिज को करते हैं, इनहेरिटेंस को करते हैं, चाइल्ड वेलफेयर को करते हैं। अगर मैरिज की बात करें तो आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955, तो वो आपकी मैरिज पे रेगुलेट करता है। इनहेरिटेंस की बात करें तो जो हिंदू का इनहेरिटेंस एक्ट था 2005 में अमेंड हुआ, उसके बाद गर्ल्स को भी इक्वल राइट दिया गया बॉयज के साथ, ठीक है, पेरेंटल प्रॉपर्टी में। सिमिलरली चाइल्ड वेलफेयर की बात करें तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा आपका राइट टू एजुकेशन, ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन पे जो काम किया गया था। तो इससे भी क्या है, स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं और कंटिन्यूटी ऑफ द फैमिली को हम लोग इंश्योर करते हैं, ठीक है। अब इस सब टॉपिक पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि हम ये जज कर पाएं कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है फैमिली में वो अच्छी चल रही है या किस हिसाब से कोई टॉपिक हमारा वीक पड़ रहा है और कितने अच्छे से हमारे को ये समझ आया है। द फैमिली एज अ प्राइमरी एजेंट दैट टीचेस वैल्यूज, नॉर्म्स एंड कल्चर। मतलब जैसे हमने अभी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, तो उसमें फैमिली एक एजेंट का काम करती है, हमने पढ़ा, वो हमको टीच करती है वैल्यूज, नॉर्म्स एंड कल्चर, ठीक है, जिसको हमने कहा था एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब कि हम ये वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इसको किस चीज से रेफर किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज लिमिटेड साइज, सेकंड इज सेंट्रल रोल इन सोशल स्ट्रक्चर, थर्ड इज इमोशनल फाउंडेशन एंड फोर्थ इज रोल एक्सपेक्टेशंस। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो लिमिटेड साइज की बात करते हैं। लिमिटेड साइज से हमें साइज का पता लगता है कि फैमिली का साइज लिमिटेड है, इसका आपके वैल्यूज, नॉर्म्स और कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड इज द इमोशनल फाउंडेशन, वहां पे हमने बात की लव की, ग्रीफ की, कॉपरेशन की, ठीक है, तो वहां पे इनका कोई लेना देना नहीं है। रोल एक्सपेक्टेशन में हमने कहा कि हर फैमिली मेंबर के अपने अपने रोल असाइंड होते हैं,
तो वहां पे इसका कोई रोल नहीं है। तो बेसिकली इट इज द सेंट्रल रोल इन द सोशल स्ट्रक्चर, जो हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसमिट वैल्यूज एंड कल्चर। तो इस हिसाब से कई बार जो हमारी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग है वो एग्जामिनर भी चेक करता है बेस्ड अपॉन दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप ये क्वेश्चंस को इजीली डील कर पाओगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अब टाइप्स ऑफ फैमिली, परिवार के प्रकार। जैसे मैंने कहा कि सोसाइटी में डिफरेंट टाइप की फैमिलीज हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कल्चर, टाइप ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो हमने क्या किया कि फैमिली को अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया बेस्ड अपॉन सर्टेन थिंग्स। सबसे पहले हमारा जो पार्ट है दैट इज ऑन दी किनशिप टाइप, किनशिप टाइप्स, ठीक है, रिश्तेदारी के संबंधों के आधार पर। ठीक है, तो इसमें दो तरीके की फैमिलीज है हमारे पास। पहली आती है आपकी रक्त संबंधी परिवार, जिसको हम कॉन्सेंजिनियस फैमिली कहते हैं। ठीक है, सेकंड इज योर विवाहिता परिवार, जिसको हम कॉन्जुगल फैमिली कहते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर हम कॉन्सेंजिनियस फैमिली की या रक्त संबंधी परिवार की, तो अल्टीमेटली होता क्या है, देखिए इस ऐसे हम मेल को डिनोट करते हैं, ऐसे हम मैरिज को डिनोट करते हैं, ऐसे उनके चिल्ड्रन को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी फैमिली है। अगर हम और अल्टीमेटली हम ये एज्यूम करते हैं कि ये इनके दादाजी है, ठीक है, ये दादाजी है, ये फादर है और ये बच्चा खुद है। ठीक है, अगर हम कॉन्सेंटिन्यूस फैमिली की बात करें जो कि ब्लड रिलेशन पे बनी है, तो अल्टीमेटली इस ईगो के लिए ये सारे इसके कॉन्सेंटिन्यूस फैमिली है। ठीक है, लेकिन इसके फादर की बात करें अगर हम इनको कंसिडर करते हैं, तो इनकी फैमिली में आपकी इनकी मदर नहीं आएगी, इनकी वाइफ नहीं आएगी, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये मैरिज से बना है। लेकिन बच्चे के लिए उनकी मदर इंक्लूड होगी क्योंकि वो ब्लड रिलेशन है। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन शेयरिंग अ कॉमन एंसेस्टर, कि जब हम ब्लड रिलेशन के थ्रू एक कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं, इसका स्ट्रक्चर आपका स्टेबल होता है। अगर मैरिज टूट भी जाती है या बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर भी इसके स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्जुगल फैमिली की। कॉन्जुगल फैमिली वो होती है जो कि आपकी शादी के बाद बनती है। ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन दी योर दिस टाइप्स, योर मैरिटल टाइप्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके मैरिड कपल होगा और उनके अनमैरिड बच्चे इसका पार्ट होते हैं। ठीक है, अ फैमिली यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ अ मैरिड और अ पार्टनर्ड कपल एंड देयर डिपेंडेंट अनमैरिड चिल्ड्रन। इसमें भी दो तरीके की फैमिली होती है, एक आपकी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है और एक आपकी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखते हैं, अगर इस एग्जाम्पल में हमें कॉन्जुगल फैमिली देखनी है, तो एक कॉन्जुगल फैमिली ये बनती है जो कि इनकी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है, जहां पे ये पैदा हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब इनकी शादी हो जाएगी तो ये नेक्स्ट जो कॉन्जुगल फैमिली है उसको आपका मतलब कि जन्म देते हैं। तो नेक्स्ट में आपकी इनकी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन है। तो मतलब हर इंडिविजुअल के साथ अगर वो मैरिड है तो उसके साथ दो फैमिली आपकी कॉन्जुगल फैमिली इंक्लूड रहती है। एक आपकी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन होती है, एक आपकी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन साइज। साइज के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। साइज के हिसाब से मेनली तीन टाइप की फैमिलीज हैं। इसमें भी अभी रिसेंटली इमोशनल जॉइंट फैमिली वगैरह कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बट जो मेन हमें ध्यान रखना है वो मेन आपकी तीन फैमिलीज हैं। ठीक है, फर्स्ट इज न्यूक्लियर फैमिली। अब न्यूक्लियर फैमिली का हमें पता है न्यूक्लियर काफी छोटा होता है, तो न्यूक्लियर फैमिली भी काफी छोटी होगी। इसमें सिर्फ हस्बैंड, आपकी वाइफ और आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन होंगे, जो हमने पहले डिस्कस किया था। ये बेसिकली आपकी कॉन्जुगल फैमिली टाइप ही होती है। ठीक है, ये आपकी कॉन्जुगल फैमिली ही होती है। ठीक है, सेकेंडरी और इस और मेन बात है कि कुछ थिंकर्स के कुछ पॉइंट्स हमने इसमें ऐड किए। जैसे यहाँ पे पार्सन के पॉइंट है कि पार्सन ने कहा था न्यूक्लियर फैमिली के लिए इट इज फंक्शनली सूटेड फॉर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ये स्टेटमेंट पार्सन ने किस टाइप ऑफ फैमिली के लिए दी थी। ठीक है, सेकेंड इज एक्सटेंडेड फैमिली। जब किसी न्यूक्लियर फैमिली में बाकी रिश्तेदारी ऐड होती है, चाहे हॉरिजॉन्टली चाहे वर्टिकली, मतलब चाहे इन्हीं के लेवल पे या किसी ऊपर की जनरेशन में या बाद की जनरेशन में, तो ये आपकी एक्सटेंडेड फैमिली बन जाती है। ठीक है, इसको विस्तृत परिवार भी कहते हैं। तो इसमें क्या रहता है, इसमें आपकी न्यूक्लियर फैमिली होती है प्लस आपके एडिशनल क्लोज रिलेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली हिंदू ज्वाइंट फैमिली टाइप सिस्टम ही है, और इसमें मैरिड डॉटर्स और उनके स्पाउस, ठीक है, मतलब कि दामाद को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं एक्सटेंडेड फैमिली में। लेकिन जब बात होगी ज्वाइंट फैमिली की, ज्वाइंट फैमिली एक्चुअली में एक टाइप ही है एक्सटेंडेड फैमिली का। ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल जनरेशन साथ रहती हैं, जो हमने डिस्कस, दादा, फादर, बेटा, फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, और ये आपकी ब्लड रिलेशन के ऊपर डिपेंडेंट है।
ठीक है, ये आपके ब्लड रिलेशन को फॉलो करती हैं। यहाँ पे आपकी मैरिड डॉटर्स और स्पाउस आई थिंक इंक्लूड नहीं होंगे इसमें, क्योंकि वो आपको लॉजिक पता ही है। लॉजिक ये है कि ब्लड रिलेशन से आपकी ये रन करती है। और इस पे इरावती कर्वे ने कुछ कंडीशंस बताई थी ज्वाइंट फैमिली के लिए कि ये रेजिडेंस आपका शेयर करते हैं, मतलब कोहैबिटेशन, एक ही घर के छत के नीचे ये लोग रहते हैं, फूड शेयर करते हैं, मतलब कॉमन किचन है। थर्ड इज प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी में ज्वाइंट हिस्सेदारी होती है। एक्सटेंडेड फैमिली में प्रॉपर्टी में शेयर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। देन रिलीजन सेम फॉलो करते हैं और किनशिप टाइज भी इनके सेम होते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमें चीज याद रखनी है कि प्रॉपर्टी शेयरिंग और आपका कॉमन किचन, ये आपके कैरेक्टर्स हैं ज्वाइंट फैमिली के, प्लस वहां पे ब्लड रिलेशंस होते हैं और मल्टीपल जनरेशंस आपकी साथ रहती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज द बेस्ड ऑन अथॉरिटी, मतलब पावर के ऊपर कि पावर कौन एक्सरसाइज करता है, ठीक है। तो देखिए दो तरीके की फैमिलीज हो या उसमें एग्जिस्ट करती हैं, एक आपकी जहां पे मेल की डोमिनेशन है, एक जहां पे वुमेन की डोमिनेशन है। तो इसमें दो तरीके की फैमिलीज हैं, पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल आपके पितृसत्तात्मक परिवार होता है एंड सिंपली आपका जो मैट्रियार्कल है दैट इज मातृसत्तात्मक परिवार। ऑलराइट, सो इसमें अथॉरिटी किसके पास होती है? अथॉरिटी विद द एल्डेस्ट मेल। फॉर एग्जाम्पल किसी के दादा अगर जीवित है तो अथॉरिटी उनके पास रहेगी, उनकी डेथ के बाद उनके फादर को मिलेगी, अल्टीमेटली आपकी ट्रांसफर होती रहेगी। और प्रॉपर्टी के राइट्स जिनको हम पैट्रिलिनियल कहते हैं वो भी आपके मेल टू मेल ही ट्रांसफर होते हैं, जो कि आपके नॉर्मल फैमिली में भी देखा जाता है। जो हमारी ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली थी वहां भी यही सिस्टम आपका फॉलो होता था। तो इट इज सीन अमंग हिब्रूज, ग्रीक, रोमन्स एंड आर्यंस। ऑलराइट, सेकंड यहाँ पे एक और चीज है जो एक्चुअली थोड़ा सा मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि एक्चुअली एक रोमन प्रिंसिपल है पैट्रिया पोटेस्टास। ऑलराइट, क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका ये पैट्रिया पोटेस्टास जो रोमन सिद्धांत है वो किस तरह की फैमिली के लिए आपका उपयुक्त है। तो हमेशा याद रखना है पैट्रिया वर्ड आपका मेल के लिए होता है और मैत्री वर्ड जो उसको हम मैत्री भी कहते हैं, जो कि संस्कृत के मैत्री से मैच करता है, ठीक है, ये आपका फीमेल के लिए होता है। ऑलराइट, तो अगर ए रोमन प्रिंसिपल की बात करें तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट मेल अथॉरिटी, मतलब पुरुष का पूर्ण अधिकार, ठीक है। अब पैट्रियार्कल फैमिली की बात करते हैं तो यहाँ पे अथॉरिटी किसके पास है? वुमन के पास है। और प्रॉपर्टी थ्रू द फीमेल लाइन, मतलब आपके मदर नानी से मदर ने आपको आपकी पूरी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया और अल्टीमेटली वो आपके नेक्स्ट स्टेज में आपको मिलेगी फीमेल को। ऑलराइट, सो ये इसका जो एग्जांपल है वो आपके खासी ट्राइब में मेघालय की, ठीक है, ये आपकी मैट्रियार्कल फैमिली को शो करती है। नेक्स्ट करते हैं बेस्ड ऑन रेजिडेंस। इसमें एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि कई बार आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ टर्म्स यहाँ पे पैट्री मैट्री चलेंगे, जब आपके CHAL होगा लास्ट में दैट इज कंसर्न्ड अबाउट द अथॉरिटी, और जब आपका LOCL होगा लोकल, वो आपके रेजिडेंस को शो करेगा, ठीक है। अब बेस्ड ऑन रेजिडेंस या निवास के आधार पर का मतलब है कि शादी के बाद जो नया दंपति जोड़ा है, ठीक है, वो कहाँ रहेगा? क्या वो लड़के के घर पे रहेगा या वो लड़की के घर पे रहेगा? तो इस पे दो तरीके के आपकी फैमिलीज डिवाइड हो जाती है। मैट्रिलोकल, कपल रिजाइड्स विद द वाइफ्स फैमिली, की पत्नी के परिवार के साथ आपका कपल रहेगा, और इसको भी आपका खासी वाले लोग जो है खासी ट्राइब मेघालय के वो प्रैक्टिस करते हैं। और पैट्रिलोकल, जब आपकी वाइफ आती है हस्बैंड के घर में और फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाती है, और ये तो कॉमन ही प्रैक्टिस है हमारी ज्वाइंट फैमिली में भी। यहाँ पे आपका खरिया हो, भील, गोंड और ट्राइब्स जैसी हैं वो आपका इसको शो करती हैं। इसके अलावा दो और आपने याद रखने हैं, एक आपका नियो लोकल है और एक आपका बाई लोकल है। देखिए जो नियो लोकल है, नियो लोकल आपका है जब कपल किसी नई जगह पे रहेगा, ना वो आपके लड़के की साइड वाले घर में रहेगा ना लड़की वाले के घर में रहेगा, ठीक है, वो अपना सेपरेट रेजिडेंस बनाएगा, दैट इज द नियो लोकल। एंड बाई लोकल इज कि आप कुछ दिन वाइफ के घर पे रहेंगे और कुछ दिन वाइफ को अपने घर पे लाके रखेंगे, मतलब आप दोनों जगह रहेंगे, ठीक है, अल्टरनेटिवली। एक बार ये कर लिया, अगली बार आपने सेकंड ऑप्शन को अपना एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज द बेस्ड ऑन डिसेंट। डिसेंट मतलब कि आप किस प्रिंसिपल, किस रूल से आप अपनी एंसेस्ट्री को ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ये हम एक्चुअली में किनशिप में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम किनशिप का टॉपिक करेंगे तो किनशिप के टॉपिक में हम डिसेंट की बात करेंगे, ठीक है। सो अल्टीमेटली इसमें भी दो तरीके के हैं, पैट्रिलिनियल एंड मैट्रिलिनियल। तो यहाँ पे आपने लिनियल वर्ड पे फोकस करना है, ठीक है। जहाँ पे लिनियल की बात आएगी मतलब आपकी लाइनेज की बात आ रही है, ठीक है।
आप अपना वंश कहाँ से आप देख रहे हैं, आप पिता की साइड से देख रहे हैं, जैसे दादा हो गया, परदादा हो गया, या आप मदर की साइड से देख रहे हैं, नानी होगी, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो पैट्रिलिनियल फैमिली की बात है कि हमारा जो लीनियज है, जो हम वंश ट्रेस करते हैं, इनहेरिटेंस है, जैसे प्रॉपर्टी का हो गया या कोई और मटेरियल थिंग्स का इनहेरिटेंस हो गया, या अथॉरिटी होगी, पावर होगी, वो हम कहाँ से ट्रेस करते हैं, हम मेल लाइन से ट्रेस करते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल सिमिलर टू लास्ट आपके गॉन्ड, संथल, भील, हो कम्युनिटीज, ऑलराइट। सेकंड इज मैट्रिलिनियल फैमिली, ठीक है, इसमें भी जो है आपका वो हम फीमेल की आपकी लाइन से ट्रेस करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल आपका वही सेम रहेगा, खासी ट्राइब ऑफ मेघालय। अब ये इसका लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारा, दैट इज बेस्ड ऑन मैरिज। मैरिज के आधार पे देखिए, मैरिज आपका अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें बस मोनोगैमस मैरिज दिखती है कि आपका कपल का एक ही पार्टनर होगा, ठीक है, एक हस्बैंड एक वाइफ, तो उस फैमिली को कहा जाएगा मोनोगैमस फैमिली, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा आपकी पाई जाती है आज के टाइम में, ठीक है, मोस्ट कॉमनली टाइप विच इज फाउंड ग्लोबली, ऑलराइट। सेकंड आपकी पॉलीगैमी होती है, जो हमें मैरिज का भी पता है, ठीक है। पॉलीगैमी मतलब मल्टीपल हस्बैंड या मल्टीपल वाइफ, उनके दो टाइप होते हैं आगे। पॉलीगाइनस, पोली मतलब पैनी और गाइनस मतलब जनरली फीमेल के लिए लिखा जाता है, ठीक है। और एंड्रोस आपका मेल के लिए लिखा जाता है। सो पॉलीगाइनस जो है आपका, इसमें आपका एक मेल और उसकी मल्टीपल वाइफ्स होंगी। और ये आपका लिंक टू जेंडर हायरार्की, मतलब जो आपका लिंग पदानुक्रम है उससे इसका जुड़ाव है। उसका जुड़ाव कहते हैं कि जब आपका मेल पावर में होगा, अथॉरिटी में होगा, जब उसके पास मेन आपकी सारी फंक्शंस होंगे, तो वो अल्टीमेटली इतना वो आपका मतलब कि अफोर्ड कर सकता है मल्टीपल वाइफ्स को। और इसको एज अ सिंबल ऑफ पावर भी कुछ ट्रेडिशनल सोसाइटीज में देखा जाता था, ठीक है। भील ट्राइब हो गया, सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स, ये आपका पॉलीगाइनस फैमिली को डिनोट करती है। पॉलीएंड्रस मतलब वन वुमन मल्टीपल हस्बैंड, ठीक है। सो इट इज ऑफ्टन ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वुमेन, जब कहीं पे वुमेन की कमी होती है उस वजह से भी ये चीज़ प्रोसीड की जाती है। लेकिन अगर हम हिमाचल की बात करें, जैसे अभी एक सिरमौर में आपके हाटी ट्राइब में एक मैरिज काफ़ी फेमस हुई थी, बिकॉज इट वॉज दी पॉलीएंड्रस मैरिज, ऑलराइट। सो उस केस में वो एक फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री थी, मतलब ब्रदर्स में शेयर वन वाइफ, वहां पे दो ब्रदर्स ने एक वाइफ को शेयर किया था। एंड इट वॉज नॉट ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वुमेन, जो वो लोग ट्रेडिशनली करते थे, दैट ट्रेडिशन वॉज ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ लैंड, ओके। अगर आप मल्टीपल, अगर आप उसमें और बाद में और फैक्टर थे, जैसे आपके बगार वगैरह फैक्टर्स थे, तो कुछ सोशल फैक्टर्स भी थे उसमें काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इट वॉज नॉट सोनली ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वुमेन, ठीक है। तो बात करें टोडास की, खासास ऑफ जॉनसन बवार, ठीक है, तो ये सब आपको उसी को ही एक्सरसाइज करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस पे देख लेते हैं एक बार। अ की फीचर ऑफ अ ज्वाइंट फैमिली ए, ठीक है, एक संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषता है। तो बात कर लेते हैं इसकी। ऑप्शन ए को रीड करते हैं, इट इंक्लूड्स ओनली द हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। अगर हम बात करें कि किसी फैमिली में सिर्फ हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे हो, तो वो कौन सा परिवार होता है, वो आपका न्यूक्लियर फैमिली होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, ज्वाइंट फैमिली, तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड, मल्टीपल जनरेशंस लिव टुगेदर एंड शेयर प्रॉपर्टी। हाँ, एक्सटेंडेड फैमिली में जब आपकी प्रॉपर्टी शेयरिंग हो, कॉमन किचन हो, तो वो हमारी ज्वाइंट फैमिली बन जाती है और साथ में मल्टीपल जनरेशन रहती है जिनका कि आपस में ब्लड रिलेशन होता है। तो ये हमारा एक्चुअली में आंसर है। लेकिन बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। द कपल रिजाइड्स विद द वाइफ फैमिली, जो कपल है वो वाइफ के परिवार के साथ रहता है, दैट मीन्स ये आपका मैट्री लोकल कहा गया है इसको। मैट्री मीन्स आपका फीमेल, एंड लोकल को हमने कहा था कि रेजिडेंस में आपको लोकल याद रखना है, ठीक है। देन अथॉरिटी रेस्ट सोलली विद द मदर, कि मदर के पास ही सारी अथॉरिटी है, देन इट इज मैट्रियार्की, ठीक है, ऑलराइट। तो हमारा यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी, मल्टीपल जनरेशंस लिव टुगेदर एंड शेयर प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट इज द इन फैमिली द कपल लिव्स विद और नियर द वाइफ पेरेंट, कि किसी परिवार में जो कपल है जिसकी नई शादी हुई है वो नियर रहता है वाइफ के पेरेंट्स के साथ, मतलब कि फीमेल जो साइड है वहां पे उसका रेजिडेंस है। और वो हमने अभी डिस्कस यहीं पे भी किया, दैट इट इज मैट्री लोकल। पैट्री लोकल जब आपके बॉय की साइड रहे, नियर लोकल जब आपकी किसी सेपरेट थर्ड प्लेस पे रहे, ठीक है, दोनों ही तरफ नहीं रहना है उसको। थर्ड इज मैट्री लोकल, जहां पे आपकी वाइफ की फैमिली के साथ रहे। एंड फोर्थ इज पैट्री लेनियल, ये मैंने कहा था जब लीनियर होगा तब मतलब को कहाँ से वो अपना डिसेंट ट्रैक कर रहा है, ठीक है, कहाँ से अपना वंश ट्रैक कर रहा हो, ठीक है।
मदर साइड से, फादर साइड से। तो ये तो वैसे भी आपका यहाँ पे ऑप्शन बनता नहीं था, बिकॉज इट वॉज नॉट रिलेटेड टू द रेजिडेंस। ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अ फैमिली इन विच अ मैरिड कपल स्टेज अल्टरनेटिवली विद बोथ हस्बैंड एंड वाइफ पेरेंट्स, मतलब कि बारी बारी से दोनों के साथ रहेंगे वो, फैमिली ग्रूम के साइड भी और ब्राइड के साइड की फैमिली के साथ भी, जो न्यू कपल है। ठीक है, तो इसके आपके 4 ऑप्शन है: बाई लोकल फैमिली, न्यू लोकल फैमिली, मैट्री लोकल फैमिली एंड पैट्री लोकल फैमिली। आप इसका आंसर हम मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ ही हमने बेसिक एस्पेक्ट्स जो है फैमिली के वो कवर कर लिए हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट होता है तो आप हमें यहाँ पे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।